हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू कंप्लायंस इजी। क्या आप भी खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है बिजनेस का स्ट्रक्चर सही बिठाना, जिससे आगे के कॉम्प्लिकेशंस बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो चलिए मैं आपको बिजनेस के सारे स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। सबसे पहले होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरा होता है LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, और तीसरा होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक और बिजनेस स्ट्रक्चर भी है जिसके बारे में 90% लोग जानते ही नहीं है। वो जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिए। तो अब इनके फीचर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए कोई स्पेसिफिक एक्ट दिया गया नहीं है, जहाँ की LLP के लिए LLP एक्ट 2008 है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए तो कंपनीज एक्ट 2013 दिया गया है। अभी इसको रेगुलेट करने वाले कौन से अथॉरिटीज हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में यहाँ पे या तो स्टेट डिपार्टमेंट या फिर GST इसके रेगुलेटर होते हैं। LLP के रिगार्डिंग में MCA होता है, ROC रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, और सिमिलरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भी केस में MCA ROC होता है। तो यहाँ पे लीगल आइडेंटिटी कैसी होती है इनकी? सोल प्रोप्राइटर की कोई सेपरेट एंटिटी लीगल आइडेंटिटी नहीं होती है। जो सोल प्रोप्राइटर है वही इस चीज में उनकी जो आइडेंटिटी है वही सोल प्रोप्राइटरशिप की भी आइडेंटिटी होती है। LLP के केस में ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसका ये मतलब है कि इसके पार्टनर्स अलग होते हैं और ये एंटिटी को एक अलग आइडेंटिटी में कंसिडर किया जाता है। उसी तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी मानी जाती है जो डायरेक्टर से अपनी अलग होती है। अब यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने चाहिए होते हैं? सोल प्रोप्राइटर के केस में सिर्फ एक ही मेंबर चाहिए, सोल प्रोप्राइटर यानी एक सिंगल ओनर। LLP के केस में आपको 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर लगते हैं, और प्राइवेट कंपनी के केस में आपको 2 डायरेक्टर चाहिए और 2 शेयर होल्डर्स की जरूरत होती है। अब लायबिलिटी की बात करें तो इन सोल प्रोप्राइटरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पर्सनल एसेट्स जो है उनके वो भी रिस्क पे रहते हैं। LLP के केस में जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट हम पे करते हैं सिर्फ वही उनकी लायबिलिटी कंसिडर की जाती है, और प्राइवेट लिमिटेड के केस में जो शेयर होल्डिंग जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं शेयर होल्डिंग, सिर्फ वही तक की उनकी लिमिटेड लायबिलिटी रहती है। अब रजिस्ट्रेशन देखा जाए तो इनका रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल होता है। GST, MSME, शॉप एक्ट, GST हालांकि अगर वो टर्नओवर थ्रेशोल्ड को एक्सीड करे तो फिर उनको GST एप्लीकेबल होगा। MSME और शॉप एक्ट तो रिकमेंडेड है कि हर सोल प्रोप्राइटर ने लेना चाहिए। LLP के केस में रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी विद MCA। अगर आपको अपनी LLP फॉर्म करनी है तो फिर आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, हम बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में आपकी LLP फॉर्म कर देंगे। सिमिलरली विद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ये भी मैंडेटरी होता है MCA के साथ, और ये सर्विसेज भी हम प्रोवाइड कर देते हैं। उसी के साथ परपेचुअल सक्सेशन यानी अगर कल उठ के जो ओनर है उसकी समझिए डेथ हो जाती है तो क्या ये बिजनेस स्ट्रक्चर आगे भी चलेगा या नहीं चलेगा? तो इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर नहीं चलेगा, क्योंकि ये ओनर के साथ ही खत्म हो जाता है, एंड्स विद द ओनर। LLP के केस में हाँ ये चलेगा, ओनर हो पार्टनर हो, चाहे उनकी डेथ हो गई हो तो दूसरे पार्टनर को हम अपॉइंट करते हैं, पर जो LLP है वो कंटिन्यू होती है। प्राइवेट लिमिटेड के भी केस में डायरेक्टर हो या उनकी डेथ हो गई हो फिर भी हम दूसरे डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं और वो कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। अब स्टैट्यूटरी ऑडिट देखा जाए तो अगर टर्नओवर जो है वो एक बियॉन्ड स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड जो दिया गया है उससे ज्यादा होगा तो ही ऑडिट करने की रिक्वायरमेंट होती है इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर। अगर LLP की बात करें तो अगर टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा चले जाए या फिर जो कंट्रीब्यूशन पार्टनर्स ने किए हैं वो 25 लाख से ज्यादा चले जाए तो फिर LLP को स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना मैंडेटरी हो जाता है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में तो हर टाइम आपको एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट करना ही पड़ता है। फिर आगे जाए तो एनुअल ROC फाइलिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप पे कोई एक्ट है ही नहीं तो फिर उन पे ROC फाइलिंग्स एप्लीकेबल नहीं होती। LLP के केस में
दो फॉर्म्स आरओसी के साथ आपको फाइल करने पड़ते हैं, फॉर्म 8 और फॉर्म 11 हर साल आपको ये फाइल करना होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के केस में AOC 4 एंड MGT 7A हर साल आपको करना ही पड़ेगा। ये मिनिमम आरओसी फाइलिंग्स है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर मिनिमम के लिए आपको ये फॉर्म्स तो फाइल करने ही होंगे एवरी ईयर। टैक्स रेट की बात की जाए तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में इंडिविजुअल स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होते हैं। LLP के केस में फ्लैट 30% लगता है प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस, और प्राइवेट लिमिटेड के केस में 20 to 25% डोमेस्टिक कंपनी के हिसाब से चार्ज होता है टैक्स रेट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या एक सोल प्रोप्राइटरशिप कर सकती है? नहीं सर, सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं कर सकती। LLP के केस में बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, सिर्फ कुछ एरियाज जो होते हैं, कुछ सेक्टर्स की LLPs ही कर सकती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में यस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड है, आप फॉरेन से बोरोइंग्स भी ले सकते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अब इक्विटी फंड रेजिंग की बात करें, इक्विटी फंड रेजिंग यानी मानिए किसी कंपनी को अपना IPO लाना है, किसी बिजनेस स्ट्रक्चर को अपना IPO लाना है, तो क्या एक सोल प्रोप्राइटरशिप वो कर सकती है? नहीं सर, सोल प्रोप्राइटरशिप फंड रेजिंग नहीं कर सकती। LLP के केस में ये भी बहुत ही लिमिटेड हो जाता है, ना के बराबर ही मानिए इस चीज को। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में जी हाँ कर सकते हैं, फंड रेजिंग वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू, एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू या फिर प्राइवेट इक्विटी के थ्रू ये पॉसिबल है करना। क्या ESOP एम्प्लॉइज को हम दे सकते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप में तो कोई एम्प्लॉय नहीं होता, जो सोल ओनर है उसको ही माना जाता है कि ही इज द होल एंड सोल, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। अब ESOP टू एम्प्लॉइज पे आएंगे तो क्या सोल प्रोप्राइटरशिप ESOP प्रोवाइड कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। whereas in case of LLP भी पॉसिबल नहीं है, but in case of private limited companies, yes, under Companies Act section 62 provides for ESOP। तो आप ESOP प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होने के बाद अपने एम्प्लॉइज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब स्टार्टअप रिकॉग्निशन मिलता है क्या? सोल प्रोप्राइटरशिप को कोई स्टार्टअप रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। LLP यस एलिजिबल उनको मिल सकता है, उनको उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज यस फुल्ली एलिजिबल, वो भी कर सकते हैं। हम आपको स्टार्टअप रिकॉग्निशन के सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, तो अगर आपको स्टार्टअप रिकॉग्निशन चाहिए अपने LLP या फिर प्राइवेट लिमिटेड के लिए, तो फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो डिटेल्स दिए गए हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, कंप्लायंस कॉस्ट कितना होता है, क्या रेंज में होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में बहुत ही कम होता है, इन्हें ज़्यादा फाइलिंग्स करने नहीं होते, कंप्लायंसेस बहुत लो होते हैं इनके। LLP के केस में लो टू मीडियम के रेंज में होते हैं, और प्राइवेट लिमिटेड के कंपनी का केस में इट इज़ मीडियम टू हाई। वाइंडिंग अप कैसा होता है? अगर मुझे कल उठ के कंपनी को क्लोज करना है तो फिर वो कैसे कर सकते हैं? सिंपल होता है, डिफिकल्ट होता है, कैसा है? सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में बहुत सिंपल होता है, हमें सिर्फ जो रजिस्ट्रेशन हमने लिए है MSME शॉप एक्ट रजिस्ट्रेशन, उनको कैंसिल करवाना होगा। LLP के केस में ये पॉसिबल है, वॉलेंट्रीली खुद से क्लोज कर सकते हो, या फिर NCLT करके एक अथॉरिटी है, रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो उनके अप्रूवल के थ्रू भी जाना पड़ सकता है, तो वहाँ से भी हम LLP को क्लोज कर सकते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में भी या तो आप खुद से क्लोज कर सकते हो या फिर NCLT का रूट लेके क्लोज हो सकता है। तो अभी कौन सा आपने बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना चाहिए? अभी ये सोल प्रोप्राइटरशिप किसके लिए बेस्ट है? अगर आप सोल फ्रीलांसर हो, या फिर कंसल्टेंट हो, या फिर लोकल ट्रेडर हो, शॉपकीपर हो, या फिर होम बेस्ड माइक्रो बिजनेस है कोई आपका, आप घर से ही कोई माइक्रो बिजनेस कर रहे हो, तो वो सारे लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। फर्स्ट टाइम अगर आप एंटरप्रेन्योर हो, कोई आइडिया को नया है, कोई टेस्ट कर रहे हो नए आइडिया को, तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है सोल प्रोप्राइटरशिप। या फिर आपका टर्नओवर इज कंसिस्टेंटली बिलो 20 lakhs, पूरे साल भर में आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है, सो इट वुड बी, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 20 लाख से ज़्यादा अभी के लिए मेरा टर्नओवर नहीं होगा, सो इट इज़ बेस्ट दैट यू स्टार्ट विद सोल प्रोप्राइटरशिप। आगे आते हैं LLP के रिगार्डिंग। LLP किन्होंने
फॉर्म करना चाहिए। एक CA CS लॉ फर्म है, आर्किटेक्चर फर्म है, उनके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई कंप्लायंस कॉस्ट नहीं होता। दो से ज़्यादा को फाउंडर्स है और कोई आगे जाके आप इक्विटी फंड्स रेस करने का आपका कोई प्लान नहीं है तो फिर LLP इज बेस्ट फॉर यू। अगर आपकी फैमिली बिजनेस है ऑलरेडी, सोल प्रोप्राइटरशिप है या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसको आप कन्वर्ट करके LLP में भी एक स्ट्रक्चर के हिसाब से आप दे सकते हो, जिसमें आप रेगुलेट हो जाओगे LLP एक्ट के अंदर। तो वो एक चीज़ कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट है या ट्रेडिंग बिजनेस है आपका, या फिर आपका टर्नओवर है 20 लाख से 2 करोड़ के रेंज में, तो ये आप कर सकते हो। ये सारे टर्नओवर बेसिस वाले सिर्फ स्पेक्युलेटिव है, मैंडेटरी नहीं है। अगर आपके 20 लाख से भी कम का टर्नओवर है और अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड ओपन करना है तो फिर उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ रेकमेंडेड है। प्राइवेट लिमिटेड के केस में किसके लिए बेस्ट है? ये टेक स्टार्टअप है कोई जिसे VC फंडिंग चाहिए या फिर एंजल इन्वेस्टर्स की फंडिंग चाहिए, तो प्राइवेट लिमिटेड करना ऑप्टिमल होता है, रिकमेंडेटरी होता है ज़्यादा करके कि आप प्राइवेट लिमिटेड ऑप्ट कीजिए। फाउंडर्स जो प्लान कर रहे हैं कि उनको रैपिडली ग्रो करना है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ जिसे बोलते हैं, इनऑर्गेनिक ग्रोथ फंड्स हम रेस करते हैं तो वो इनऑर्गेनिकली स्पीड से ग्रो होता है हमारी कंपनी। बिजनेस हायरिंग टैलेंट विद ESOPs वगैरह अगर आप इशू करना चाहते हो तो फिर वो बहुत बढ़िया हो जाएगा आपके लिए अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओपन करो। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट बिजनेस है जहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आप ले सकते हैं, ऐसा कुछ आगे आप करने का प्लान करते हो तो प्राइवेट कंपनीज इज रिकमेंडेड। और यहाँ पे जैसे टर्नओवर इज मोर देन 1 करोड़ या फिर आप ग्रोथ ट्रैजेक्टरी बहुत ज़्यादा है तो फिर वो भी बहुत बेटर होगा कि आप एक प्राइवेट लिमिटेड ओपन करें। अब फाइनली मैं जो बोल रहा था आपको, जो फाइनल में आपको एक सरप्राइज एलिमेंट था, एक बिजनेस स्ट्रक्चर जो मैं आपको बताने वाला था, दैट इज 1 पर्सन कंपनी। ये एक बहुत ही बढ़िया सा बिजनेस स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसके बारे में मैं आपको सारे फीचर्स एक एक करके बताता हूँ। फुल फॉर्म OPC का है 1 पर्सन कंपनी। इसको गवर्निंग लॉ जो है दैट इज कंपनीज एक्ट, तो इसको कंपनीज एक्ट के अंदर रिकग्निशन मिला गया है सेक्शन 2 क्लॉज 62 में। अब इसमें एक रेगुलेटर भी होते हैं जो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि कंपनी प्रॉपरली फंक्शन कर रही है ना, कंपनी के सारे कंप्लायंसेज अप टू डेट है, कंपनी ने सारे फाइलिंग्स जो उन पे एप्लीकेबल है वो सारे किए हैं। तो वो सेम जो LLP और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो रेगुलेटर है MCA, इसमें भी रेगुलेटर सेम ही है। लीगल आइडेंटिटी इसका यस सोल प्रोपरेटर से लीगल आइडेंटिटी है। सोल प्रोपरेटर के केस में जो ओनर है वही बिजनेस है, उसकी कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है। 1 पर्सन कंपनी के केस में हाँ आइडेंटिटी अलग है, सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम ओनर। लायबिलिटी यहाँ पे सोल प्रोपरेटर के केस में पर्सनल एसेट रिस्क पे होते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। 1 पर्सन कंपनी के केस में शेयर कैपिटल तक ही लिमिटेड होती है आपकी लायबिलिटी और आपके पर्सनल एसेट सेफ होते हैं। मिनिमम मेंबर्स रिक्वायर्ड इन केस ऑफ सोल प्रोपरेटरशिप 1, जो ओनर खुद होता है। 1 पर्सन कंपनी के केस में एक डायरेक्टर तो चाहिए और एक नॉमिनी हमको अपॉइंट करना होता है। नॉमिनी डायरेक्टर सोल प्रोपरेटरशिप में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 1 पर्सन कंपनी में इट इज मैंडेटरी ताकि आपकी बिजनेस कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। परपेचुअल सक्सेशन के बारे में मैंने बताया था आपको कि जो ओनर है उसकी डेथ भी हो जाए तो उसके बाद भी क्या कंपनी चलती है। इन केस ऑफ सोल प्रोपरेटरशिप नहीं, बिजनेस एंड्स विद ओनर्स डेथ। 1 पर्सन कंपनी के केस में यस, कंपनी आगे बढ़ेगी। जो नॉमिनी आप अपॉइंट करते हो वो टेक ओवर करता है आपके बिजनेस को। स्टैट्यूटरी ऑडिट ओनली बियॉन्ड थ्रेशोल्ड लिमिट, और 1 पर्सन कंपनी में मैंडेटरी होता है क्रेडिबिलिटी बिल्ड करने के लिए कि हाँ आप एक जेन्युइन बिजनेस हो, इसीलिए आपके जो फाइनेंशियल्स है वो ऑडिटेड है, ऐसा माना जाता है। एनुअल ROC फाइलिंग सोल प्रोपरेटर में नहीं रिक्वायर्ड होता है। 1 पर्सन कंपनी में कम से कम 2 फाइलिंग तो होते ही है, AOC 4 MGT 7, एनुअली 2 फाइलिंग होते हैं पूरे साल भर में। बैंक लोन्स और क्रेडिट यहाँ पे डिफिकल्ट होता है सोल प्रोपरेटरशिप को मिलना। 1 पर्सन कंपनी को ज़्यादातर मिल जाता है, कंपनी पैन और एंटिटी एक डिफरेंट एंटिटी है इसलिए। गवर्नमेंट टेंडर्स एलिजिबल एज रजिस्टर्ड कंपनी 1 पर्सन कंपनी को प्रेफरेंस दिया जाता है गवर्नमेंट टेंडर्स में। स्टार्टअप रिकग्निशन अगर हम देखने जाए तो 1 पर्सन कंपनी इज फुल्ली एलिजिबल टू गेट स्टार्टअप रिकग्निशन।
कन्वर्जन ऑप्शन कैन कन्वर्ट टू LLP और प्राइवेट कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में यस कन्वर्ट हो सकती है। 1 पर्सन कंपनी के केस में अगर आपकी टर्नओवर बियॉन्ड 2 करोड़ चले गए या फिर आपका कैपिटल इज मोर देन 50 lakhs तो फिर आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। इनकम टैक्स रेट्स हिसाब से इंडिविजुअल स्लैब रेट 30% तक जा सकता है और 1 पर्सन कंपनी के केस में फ्लैट 22% लगेगा। फॉरेन ओनरशिप की बात करें तो फॉरेन ओनर नहीं हो सकता सोल प्रोप्राइटरशिप में। सिमिलरली 1 पर्सन कंपनी में भी हम कोई फॉरेन ओनर नहीं रख सकते, फॉरेन मेंबर। सिर्फ एक OPC हु इज एन इंडियन रेसिडेंट कैन बिकम अ मेंबर और अ नॉमिनी इन दी OPC। कंप्लायंस कॉस्ट बहुत कम होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का और 1 पर्सन कंपनी के केस में लो टू मीडियम होता है, सिमिलर टू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, बट इसमें सिर्फ एक ही पर्सन मैनेज करने वाले होते हैं। तो अब एक बेसिक मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ कि रिक्वायरमेंट क्या होती है OPC की। ओनर सबसे पहले इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए एंड सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। नॉमिनी शुड बी नेम्ड एट इनकॉर्पोरेशन। जब हम कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे तो मुझे आपके नॉमिनी के डिटेल्स लगेंगे, तो उसके हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मिनिमम 1 डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट होता है और कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती OPC के लिए। OPC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं ऑपरेट कर सकती है। NBFC वगैरह अगर आप ओपन करने का प्लान कर रहे हो तो फिर आपके लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही प्रेफरेबल होगी। OPC ये सारे फंक्शंस हैंडल नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके साथ इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी आते हैं OPC पे। एक मेंबर से ज्यादा एक टाइम पे OPC नहीं कर रख सकती। अगर आपको कोई मेंबर को ऐड करना है तो फिर आपको उसे आगे जाके कन्वर्ट करना होगा LLP या फिर प्राइवेट कंपनी में। OPC शेयर्स भी इशू नहीं कर सकती पब्लिक में या फिर इन्वेस्टर्स में। अगर आप IPO वगैरह का प्लान करते हो तो फिर उसे भी जाके आगे जाके आपको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना होगा। ये भी फंड्स रेज नहीं कर पाएंगे। फॉरेन नेशनल्स कैन नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ OPC और सिमिलरली इट इज नॉट सूटेबल, जैसे मैंने आपको बोला, फॉर प्लानिंग को फाउंडर्स। आपको एक से ज्यादा कोई मेंबर चाहिए आपकी कंपनी में, डायरेक्टर चाहिए, तो फिर इट इज प्रेफरेबल कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करें या फिर इसे ही कन्वर्ट करके आगे प्राइवेट कंपनी कर दी जाए। अब वाई OPC इज बेटर देन प्रोप्राइटरशिप? इसमें लायबिलिटी आपकी बहुत लिमिटेड हो जाती है। पर्सनल एसेट्स आपके रिस्क में कभी नहीं आएंगे। एक एंटिटी सेपरेट माना जाता है इसको फ्रॉम द ओनर। बिजनेस सर्वाइव्स इवन आफ्टर ओनर्स डेथ, जिसे परपेचुअल सक्सेशन बोला जाता है। बेटर एक्सेस टू बैंक क्रेडिट्स, तो इसमें आपकी हेल्प हो जाती है काफी ज्यादा। टैक्स एडवांटेज भी आपको मिल जाता है। यहाँ पे 22% इंडिविजुअल स्लैब रेट है। DPIIT का स्टार्टअप रिकॉग्निशन आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से आपको टैक्स हॉलीडेज और बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसकी क्रेडिबिलिटी क्लाइंट्स, वेंडर्स और इंस्टीट्यूशंस के साथ बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अ सोल प्रोप्राइटरशिप। सो ऑल इन ऑल ये आपको सिर्फ समझाने के लिए था कि आपके लिए कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर बेस्ट रहेगा अगर आप अपनी खुद की बिजनेस स्टार्ट करने का, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का देख रहे हो। So if you like this video, kindly like, share and subscribe to the channel। और हम ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस डालते रहते हैं बिजनेस पे, जिससे आपका नॉलेज ग्रो होता रहे। और मी बीइंग अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, मैं भी इस चीज में लोगों को थोड़ा समझा सकूं जिनसे उनकी आगे जाके बहुत हेल्प हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।